जब तुम बाजार में सब्जी खरीद रहे होते हो तभी तुम्हारे सामने रखी सेलेरी पर अचानक एक लाइन का टेक्स्ट दिखाई देता है, जेड फॉरेस्ट की जड़। तुम अपनी आंखें पूरी ताकत से मलते हो। क्या ये पढ़ाई का स्ट्रेस है? क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रही है? तुम सिर झटकते हो। फिर तुम्हारी नजर पास रखे टमाटरों पर पड़ती है और वहां भी एक टेक्स्ट उभर आता है, चर्बी सोखने वाला फल, इसे सॉल्ट फ्रूट के साथ खाना चाहिए। अरे यार, तुम्हारा हाथ कांपने लगता है और तुम लगभग टमाटर जमीन पर गिरा देते हो। तुरंत तुम चारों तरफ ध्यान से देखने लगते हो। ये क्या पागलपन है? लेकिन आसपास कुछ भी खास नहीं दिखता। भैया, ये कितने का है? 4 युआन 1 पाउंड। क्या 4 युआन 1 पाउंड इतने खास फल के लिए? मजाक कर रहे हो क्या? बिना सोचे तुम खुद को 2 जोरदार थप्पड़ मार लेते हो। पक्का ये पढ़ाई की थकान है और कुछ नहीं हो सकता। इस पूरे सीन से दुकानदार पूरी तरह हैरान हो जाता है और जल्दी से तुम्हें शांत करने लगता है। बेटा, अगर तुम्हें इसका गूदा पसंद नहीं है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सस्ता लगा देता हूँ। सेलेरी और टमाटर खरीदने के बाद तुम पास वाले स्टॉल पर जाकर अंडों का एक टिप्पा लेते हो। इस बार कोई टेक्स्ट दिखाई नहीं देता। तुम लंबी राहत की सांस लेते हो। लगता है सच में अभी थोड़ी देर पहले हेल्यूसिनेशन ही थी। चलो, अब कुछ काले मशरूम भी ले लेता हूँ, फिर रात के खाने के लिए सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारी नजर उन गहरे काले मशरूम पर पड़ती है, तुम्हारे मुंह से अपने आप निकल पड़ता है, दुर्लभ आध्यात्मिक औषधि, डार्कनेस ईयर। आखिर हो क्या रहा है? तुम थोड़ा जिज्ञासु हो जाते हो। क्या ये सच में कोई बहुत महंगी स्पिरिचुअल मेडिसिन है? इसलिए तुम मशरूम उठाकर पूछते हो, ये कितने के हैं? 3 युआन। तुम चुप रह जाते हो। गया काम से, पूरी तरह गया काम से। लगता है पढ़ाई ने मुझे सच में बेवकूफ बना दिया है। अंडे और मशरूम हाथ में लिए तुम घर लौटने के लिए मुड़ते हो। तभी अचानक एक मशीन जैसी नोटिफिकेशन की आवाज गूंजती है। 10 मिनट के अंदर आपने 3 दुर्लभ मटेरियल्स खोज लिए हैं। ये वाकई डराने वाला है। आपको असिस्टेंट की अप्रूवल मिल गई है। यूनिवर्सल एटलस सिस्टम सक्रिय किया जा रहा है। एक्टिवेशन डेट 31 अगस्त 2026। तुम पूरी तरह हैरान हो जाते हो और तुरंत फोन पर तारीख देखते हो। वहां साफ लिखा है 31 अगस्त 2025। ये कैसा बेकार सिस्टम है, जरा भी सही नहीं। और ये यूनिवर्सल एटलस आखिर करता क्या है? लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं होता। तुम आ भरते हो, शायद मुझे सच में हेल्यूसिनेशन हुई थी। आज इतना अजीब सब क्यों हो रहा है? तुम वापस अपने घर पहुंच जाते हो। मोहल्ले की वो बिल्ली जो हमेशा तुम्हारे पीछे लगी रहती है, धूप में आराम से लेटी हुई है। तुम आदत से हाथ बढ़ाते हो और तभी अचानक उस बिल्ली के सिर के ऊपर शब्द दिखाई देते हैं, डीमोनिक स्पेक्ट्रल कैट। तुरंत एक तेज अलार्म बजने लगता है। अलर्ट, अलर्ट! पास में एक बेहद खतरनाक लॉर्ड लेवल क्रीचर का पता चला है। कृपया तुरंत यहां से दूर हो जाए। तुम सामने आराम से बैठे उस मोटे से बिल्ली को देखते हो और सोचते हो, ये रोए का गोला डरावना है, इसे तुम टेरिफाइंग कहते हो। फिर तुम उसके सिर पर हाथ फेर देते हो। आज सच में बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। इस बार मैं तुम्हें दुलारने वाला नहीं हूं। चलो जाओ, खेलो। जैसे उसने समझ लिया हो, बिल्ली पलटती है और दौड़ते हुए भाग जाती है। तभी सिस्टम की आवाज फिर सुनाई देती है। एक लॉर्ड लेवल क्रीचर के सामने भी लक्ष्य ने अपना शांत दिमाग बनाए रखा। शानदार प्रदर्शन, विशेष फंक्शन अनलॉक किया जा रहा है, एपिक एनालिसिस। तुम गहरी सांस लेते हो और कहते हो, असिस्टेंट, तुमने कहीं घटिया शराब तो नहीं पी रखी? घर लौटकर तुम कहते हो, एपिक एनालिसिस फंक्शन एक्टिवेट करो। सिस्टम जवाब देता है, एनालिसिस सक्रिय किया जा रहा है। वर्तमान एपिक घटना 31 अगस्त 2026 की दोपहर में आसमान एक अजीब काले कोहरे से ढक गया था। एक बिल्ली रास्ता भटक कर यहाँ आ गई थी। काले कोहरे से भ्रमित होकर वह अपना रास्ता खो बैठी। समय के साथ उस काले कोहरे से निकलने वाली शक्ति उसके शरीर को धीरे धीरे खाती रही और आखिर में उसे डार्कनेस वर्ल्ड की बिल्ली में बदल दिया, एक बेहद डरावना रूप। उसी समय तुम उससे मिले। खतरे के सामने भी तुमने अपना दिमाग शांत रखा और सिर्फ एक डांट से उसे भगा दिया। वाह, सच में कमाल है। ये विवरण पढ़ने के बाद तुम खुद को हंसने से रोक नहीं पाते। हल्की जिज्ञासा भरी हंसी के साथ तुम फिर से वह सब सामान निकालते हो जो तुम बाजार से खरीद कर लाए थे। मुझे फिर से बताओ, ये सब आखिर है क्या? एटलस ऑफ ऑल थिंग्स खुल जाता है। एटलस में 3 मटेरियल कार्ड्स और एक क्रीचर कार्ड दिखाई देते हैं। तुम सबसे पहले मटेरियल्स की कैटेगरी पर क्लिक करते हो। वहां जेड फॉरेस्ट की जड़ थी जो ट्रेनिंग की क्षमता बढ़ाती है, सॉल्ट फ्रूट जो शरीर की ताकत बढ़ाता है और डार्कनेस ईयर जो अंदरूनी दुष्ट शक्तियों से बचाव करता है। सब पढ़ने के बाद एटलस कार्ड के नीचे रिवॉर्ड एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। तुम आराम से उस पर क्लिक करते हो। जेड फॉरेस्ट रूट कार्ड एक्सट्रैक्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन +2 रॉक रेड फ्रूट कार्ड एक्सट्रैक्ट किया गया।
स्ट्रेंथ +2, डार्कनेस ईयर कार्ड एक्सट्रैक्ट किया गया, स्पिरिट +2। तुरंत तुम्हारे पूरे शरीर में गर्मी की एक लहर दौड़ जाती है और तुम अचानक अपने अंदर जबरदस्त ताकत महसूस करते हो। ये सच है या नहीं देखने के लिए तुम वह डंबल उठाते हो जिस पर बहुत समय से धूल जमी थी। पहले तुम उसे मुश्किल से 20 बार उठा पाते थे, लेकिन इस बार तुमने उसे 100 बार लगातार उठा लिया। हैरान होकर तुम चिल्ला पड़ते हो, ये सच में असली है। क्या इसका मतलब है कि 1 साल बाद सच में कोई बड़ा प्रलय आने वाला है और मैंने सिर्फ एक चीट ही अनलॉक नहीं किया, बल्कि मुझे सबसे 1 साल की बढ़त भी मिल गई है। फिर तुम क्रीचर कार्ड खोलते हो, डार्कनेस वर्ल्ड कैट, एक लॉर्ड लेवल क्रीचर जिसके पास डार्कनेस ट्राइब की शक्ति है। जन्म से ही हत्यारा, इसकी तेज चीख आत्मा को चीर सकती है और इसकी मानसिक हमला करने की शक्ति बेहद खतरनाक है। उत्साहित होकर तुम उसकी क्षमता निकालने के लिए एक्सट्रैक्ट चुनते हो। डार्कनेस का सैटोनिक लाफ इफेक्ट प्राप्त हुआ। एक तेज चीख से आध्यात्मिक हमला किया जा सकता है जिससे दुश्मन थोड़ी देर के लिए चक्कर खा जाता है। मानसिक शक्ति जितनी ज्यादा होगी, नुकसान उतना ज्यादा होगा और कंट्रोल भी उतनी देर तक रहेगा। अब तुम सच में उत्साहित हो जाते हो। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि वह दुनिया पर राज करे। लेकिन अचानक तुम्हें एक सवाल याद आता है, जब तुमने पहले अंडे खरीदे थे तब कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? फिर तुम चावल, अदरक, लहसुन और प्याज निकालते हो, फिर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। टोंगसी, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? लेकिन इस बार सिस्टम बिल्कुल चुप रहता है। तुम आह भरते हो, छोड़ो मुझे भूख लगी है, पहले खाना खा लेता हूं। तभी उसी समय तुम्हारा फोन बज उठता है। तभी तुम्हारा फोन बजता है। कॉल तुम्हारी गर्लफ्रेंड लियुयांत की है, जो पूरे कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती है। वह कॉलेज के लगभग हर लड़के की आइडल है, अमीर परिवार से आती है और पढ़ाई में भी बहुत तेज है। और तुम वो इंसान हो जिससे बाकी सब जलते हैं, क्योंकि तुम एक बिल्कुल साधारण लड़के हो, जेब में पैसे भी नहीं, फिर भी वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन पूरी गर्मियों की छुट्टियों में लियुयान ने तुमसे एक बार भी संपर्क नहीं किया था, तो अब अचानक क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि... और हाँ, वही बात है, जैसे ही तुम उसकी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करते हो, एक लंबा सा मैसेज सामने आ जाता है और अगर उसे एक शब्द में कहा जाए तो बस इतना है, ब्रेकअप। तुम हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हो। उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए तुम सिर्फ एक छोटा सा जवाब भेजते हो, ओके। उसी समय लियू परिवार की आलीशान विला में लियू रियुयांत स्क्रीन पर लिखे उस ओके शब्द को घूर रही होती है। वह हल्का सा भौहें सिकोड़ती है और बड़बड़ाती है, तो अब तुम मेरे पीछे भागने वाला खेल खेल रहे हो? अफसोस, लेकिन एक अच्छा रिश्ता हमारी भावनाओं से ज्यादा जरूरी है। मुझे पहले ही किंगवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है। आखिरकार हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। लेकिन उस समय तक तुम इस बात को पीछे छोड़ चुके होते हो। तुम किचन में जाते हो और खुशी खुशी खाना बनाने लगते हो। खाना खत्म करने के बाद तुम अपना कंप्यूटर चालू करते हो और उस खबर को ढूंढते हो जो तुमने 15 अगस्त को देखी थी, जानक्सो मेट्रो में रहस्यमय गायब होने की घटना। वह मेट्रो लाइन अभी टेस्टिंग फेज में थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि जब आखिरी ट्रेन दूसरे आखिरी स्टेशन से निकली थी तब डिब्बा पूरी तरह खाली था। लेकिन थोड़ी देर बाद कैमरा अचानक खराब हो गया। जब ट्रेन आखिरी स्टेशन पर पहुंची तो डिब्बे में कई बेहोश यात्री अचानक दिखाई दिए। होश में आने पर उन्हें बिल्कुल याद नहीं था कि वे ट्रेन में चढ़े कैसे थे। पुलिस की जांच से भी कुछ नहीं निकला, क्योंकि कोई घायल नहीं हुआ था और न ही कोई आर्थिक नुकसान हुआ था, इसलिए यह मामला ज्यादा चर्चा में नहीं आया। लेकिन अब जब तुम इस बारे में सोचते हो तो लगता है शायद इस घटना को जानबूझकर दबा दिया गया था। इसके बाद तुम और खबरें ढूंढते हो। समुद्र किनारे खींची गई एक विशाल परछाई की फोटो, रेगिस्तान के ऊपर दिखाई देने वाले चमकते गोल घेरे, एक सूखे पेड़ पर उभरता हुआ इंसानी चेहरा। ऐसी खबरें लगातार सामने आती रहती हैं और ये सब देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भले ही ये सिर्फ अफवाहें हों, लेकिन शायद सच में दुनिया बदलने लगी है। ये सोचकर तुम खड़े होते हो और बाहर निकल जाते हो। थोड़ी देर बाद तुम मेट्रो स्टेशन के हॉल में पहुंचते हो। वहां बिल्कुल सन्नाटा होता है, आसपास कोई भी नहीं। तुम्हें एक अजीब सा एहसास होता है, यहाँ एक भी स्टाफ क्यों नहीं है। तुम इधर उधर जांचने लगते हो, हर चीज ध्यान से देखते हो, जैसे कुछ गड़बड़ ढूंढ रहे हो। तुम सोचते हो कि आखिर वे यात्री इस ट्रेन में आए कैसे थे। उसी समय मेट्रो के निगरानी कक्ष में एक महिला तुम्हें स्क्रीन पर ध्यान से देख रही होती है। कमांड सेंटर, यहाँ निगरानी कक्ष नंबर 3। प्लेटफॉर्म क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा है। वॉकी टॉकी से आवाज आती है, निगरानी जारी रखो, हम उसके इरादों का विश्लेषण कर रहे हैं। महिला भौहें चढ़ाती है और बुदबुदाती है। आजकल के बच्चे भी रात को आराम से सोने के बजाय यहाँ क्या करने आते हैं? भले ही यह जगह बाहर से छोड़ी हुई लगती हो,
लेकिन यहाँ हर जगह सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। कई एजेंट छिपे हुए कोनों में तैनात थे, किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार। इसी बीच तुम धीरे धीरे आखिरी प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते जाते हो। तभी अचानक सिस्टम की चेतावनी आती है, अलर्ट, सामने काले धुंध की भारी मात्रा पाई गई है, अत्यधिक खतरा, आगे ना बढ़े, जीवित बचने की संभावना 0%। तुम सिर उठाकर देखते हो, वहां की रोशनी बाकी जगहों से बहुत कम है। अब समझ आया, समय की गड़बड़ी की वजह से सिस्टम जो भी कह रहा था वह शायद भविष्य की घटनाओं के बारे में था। लेकिन यह काला धुंध आखिर है क्या? यह सोचते हुए भी तुम बिना रुके आगे बढ़ते रहते हो। चेतावनी फिर आती है, काले धुंध के अंदर बेहद शक्तिशाली झुंड में रहने वाले जीव छिपे हो सकते हैं, पास न जाए। तभी अचानक 2 मच्छर तुम्हारी ओर झपटते हैं। तुम बस हाथ झटकते हो और दोनों मर जाते हैं। सिस्टम तुरंत घोषणा करता है, कमाल की ताकत, इतनी मामूली शक्ति से आपने 2 एक्सुको लीचीवेन बॉस लेवल मच्छरों को खत्म कर दिया। पहली बार किसी बॉस लेवल क्रिएचर को खत्म करने का इनाम 30 पॉइंट्स। सावधान रहें, डिटेक्टर के अनुसार आसपास और जीव मौजूद हैं, लेकिन तुम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और सुरंग के आखिर में बने प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हो। वहां एक यूनिफॉर्म पहने महिला खड़ी होती है। वह पूछती है, मैं मेट्रो स्टेशन की कर्मचारी हूं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल उसने पहले ही तुम्हारी पूरी जानकारी खंगाल ली थी। तुम हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हो, मैं तो बस एक साधारण 12वीं का छात्र हूं मैडम। मैंने सुना था कि यह मेट्रो स्टेशन थोड़ा अजीब है, इसलिए स्कूल शुरू होने से पहले एक बार देखने चला आया। वह कहती है, एक छात्र को रात में अकेले यहाँ नहीं घूमना चाहिए। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद तुम सीधे चले जाते हो। निगरानी कक्ष में रिपोर्ट जाती है, लक्ष्य स्टेशन से बाहर चला गया है, कोई असामान्य व्यवहार नहीं मिला, वह एक साधारण छात्र ही लगता है, क्या उसका पीछा करने की जरूरत है? वांगजून तुरंत जवाब देता है, तुरंत निगरानी में रखो, ड्यूटी में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे वरिष्ठ इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। दूसरी ओर वैन थोड़ा थका हुआ सा लगता है। पिछले 15 दिनों में यहाँ न जाने कितने लोग आए हैं। अर्बन एक्सप्लोरेशन वाले स्ट्रीमर, नशे में हिम्मत जुटाकर आने वाले लोग, हर बार हमें एजेंट भेजकर उनका पीछा करना पड़ता है और आखिर में कुछ भी नहीं मिलता। सच में बहुत थका देने वाला काम है। इस बीच चलते हुए तुम सोचते हो, वह महिला शायद उतनी साधारण नहीं थी जितनी दिख रही थी, शायद पुलिस से हो। लगता है दुनिया में असामान्य चीजें जागने लगी हैं। यह सोचकर तुम टोंगजी से पूछते हो कि पॉइंट्स किस काम आते हैं। जवाब मिलता है, हर 10 पॉइंट्स को एक एट्रीब्यूट पॉइंट में बदला जा सकता है। तुम सिर हिलाते हो, कम से कम ये तो साफ और आसान है। फिर तुम नई इमेज खोलते हो, वॉइड एम्बुश क्रीचर। ये जीव लक्ष्य तय करते ही बिजली की रफ्तार से हमला करता है। तुम थोड़ी देर सोचते हो, फिर एक्सट्रैक्ट चुन लेते हो। सिस्टम कहता है, बधाई हो, आपको क्षमता मिली, सडन असॉल्ट। ये लक्ष्य को लॉक करने के बाद तुरंत तेज गति से हमला करने की क्षमता देता है। तुम राहत की सांस लेते हो, अच्छा हुआ ये कोई खून पीने वाली शक्ति नहीं है, नहीं तो थोड़ा डरावना हो जाता। लेकिन तभी टोंगजी एक नई विंडो खोल देता है। उसमें लिखा होता है कि तुमने डार्क एट्रीब्यूट की 3 इलस्ट्रेशंस इकट्ठी कर ली हैं। डार्क एट्रीब्यूट इफेक्ट एक्टिवेट हो गया। नाइट विजन 30% बढ़ गई और मूवमेंट स्पीड 10% बढ़ गई। तुम्हारी आंखें हल्का सा चमकने लगती हैं। वाह, इसमें तो सिनर्जी फंक्शन भी है, ये तो कमाल का है। इसके बाद तुम बहुत उत्साहित होकर जल्दी जल्दी घर की तरफ लौटने लगते हो, लेकिन जैसे ही तुम एक गली में मुड़ते हो, तभी एक बदमाश चिल्लाता है, ओए कमीने, जो भी पैसे तेरे पास हैं, फोन और पासवर्ड सब निकाल कर दे दे, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। अगर मरना नहीं चाहता तो ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। मगर तुम तुरंत 30 पॉइंट्स इस्तेमाल करके उन्हें एक्सचेंज कर लेते हो, 1 पॉइंट स्ट्रेंथ में और 2 पॉइंट्स एगिलिटी में। बढ़िया, अब इन हरामियों पर थोड़ा प्रैक्टिस से कर लेता हूं। बिना एक शब्द बोले तुम उन पर टूट पड़ते हो। आखिरकार भेड़ों के झुंड में घुसे भेड़िए की तरह तुम पूरी तरह तबाही मचा देते हो। बस कुछ ही मिनटों में तीनों गुंडे जमीन पर पड़े होते हैं। ये दृश्य देखकर दूर से तुम्हारा पीछा कर रहे 2 पुलिस वाले पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, फाइल में तो लिखा था कि यह बस एक साधारण स्टूडेंट है, इसका लेवल तो लगभग एलीट कमांडो के बराबर है। दूसरा भौहें सिकोड़ते हुए कहता है, अच्छा हुआ हम इसका पीछा कर रहे थे, नहीं तो मैं सच में इस लड़के के नाटक में फंस जाता। जल्दी जाओ और रिपोर्ट बनाओ। उधर तुम घर लौटते हुए संतोष से मुस्कुरा रहे होते हो। मेरी मौजूदा ताकत तो सच में डराने वाली है। भले ही यह सिस्टम थोड़ा बेवकूफ सा लगता हो, लेकिन यह बहुत ही इफेक्टिव है। अब तुम्हें सिस्टम की एक बेसिक समझ हो चुकी है। घर के इंग्रेडिएंट्स ने सिस्टम एक्टिवेट नहीं किया था क्योंकि शायद उन्होंने अवेकनिंग की कंडीशन पूरी नहीं की थी।
जबकि टोमेटोज, सेलरी और ब्लैक मशरूम्स में पहले ही अवेकनिंग के साइंस दिखने लगे थे। यही बात राइटिंग और यूनिवर्सिटी पर भी लागू होती है। उन सब में भी अवेकनिंग के सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। लगता है अगर मुझे आगे जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे उन जगहों पर जाना होगा जहां अनॉमलीज होती हैं। बस यही सही है, जहां भी कोई अजीब घटना होगी मैं वहां पहुंच जाऊंगा। उसी समय एक मजबूत शरीर वाला मिडिल एज्ड आदमी जिसने रेनकोट पहन रखा है अपने आदमियों के साथ उसी गली में पहुंचता है। वह एक बेहद हाई टेक दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट निकालता है जिससे नीली रोशनी की एक परत निकलकर पूरी गली को ढक लेती है। कुछ मिनट बाद रोशनी गायब हो जाती है, लेकिन वह मजबूत आदमी भौहें सिकोड़ लेता है। अजीब है, वांगजू आगे बढ़कर पूछता है। सर, क्या आपको कुछ मिला? वह आदमी कहता है, थोड़ा अजीब है, यहाँ कोई एबनॉर्मल एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं है। लगता है वह लड़का बस एक बहुत टैलेंटेड ऑर्डिनरी इंसान है। वांगजू सिर हिलाता है। चलो, हमें अभी भी उस पर नजर रखनी होगी। इसी दौरान मेट्रो स्टेशन पर लोगों का आखिरी ग्रुप भी जल्दी जल्दी निकल जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि उसी समय जानजू के पास बेलोन नदी की सतह बिल्कुल शांत है। धीरे धीरे नदी किनारे के विलोस पर चांदी जैसे पैटर्न्स उभरने लगते हैं। उनके नीचे की घास बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और आसपास की चींटियां किसी रहस्यमयी ताकत से आकर्षित होकर जमीन पर अजीब अजीब पैटर्न्स बनाने लगती हैं। सब कुछ जैसे इस बात का संकेत दे रहा होता है कि यह दुनिया जल्द ही पूरी तरह बदलने वाली है। अगली सुबह तुम क्लास में जल्दी पहुंच जाते हो। तुम्हारी डेस्क मेट और एक्स गर्लफ्रेंड ल्यूरुयंट पहले से ही वहां मौजूद होती है। पहले जब भी वह तुम्हें देखती थी तो हमेशा हल्की सी मुस्कान देती थी, लेकिन अब वह बिना तुम्हारी तरफ देखे ही मुंह फेर लेती है। तुम्हें तो इससे शांति ही मिलती है। सिर झुकाकर तुम अपने फोन पर पैरानॉर्मल न्यूज स्क्रॉल करने लगते हो। वैसे भी आजकल पढ़ाई पर किसका ध्यान रहता है? स्पिरिचुअल एनर्जी जागने वाली है। ऐसे में स्कूल बुक्स पढ़ते रहना क्या समय की बर्बादी नहीं है? 1 घंटे की क्लास के बाद ल्यूरुयंट भौहें चढ़ाकर बोलती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन क्या तुम ऐसे खुद को बर्बाद करके मुझे गिल्टी महसूस कराना चाहते हो? तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, इतना इमेच्योर मत बनो। तुम जोर से हंस पड़ते हो। मैडम, अपना भाषण बंद करो। अब मैं अपनी जिंदगी में क्या करता हूँ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जैसा तुमने कहा था, हम दोनों अब अलग दुनिया के लोग हैं। इतना कहकर तुम फिर सिर झुका लेते हो और फोन स्क्रॉल करने लगते हो और बड़ी मुश्किल से लंच ब्रेक का इंतजार करते हो। ब्रेक होते ही तुम स्कूल से बाहर भागते हो, खुद भी नहीं जानते क्यों, लेकिन आज तुम्हारा मन बहुत अच्छा है। तुम पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हो और स्टीम्ड सी बेस के साथ एक बड़ा बाउल राइस ऑन ऑर्डर करते हो। जैसे ही तुम पहला कौर खाते हो, मछली का मांस बेहद नरम लगता है। वह सच में मुंह में घुल जाता है, लेकिन उसी पल अचानक एक नोटिफिकेशन बजती है। अलर्ट! दूसरे ने एक स्पिरिचुअल क्रीचर एज्योर वेल फिश खा ली है। इस मछली के मांस में बहुत शक्तिशाली एनर्जी होती है। दूसरे की मौजूदा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसके कारण इम्प्लोजन और मौत का खतरा है। शुभ यात्रा। तुम पूरी तरह हैरान रह जाते हो। क्या ये एक स्पिरिचुअल क्रीचर है और इतनी स्वादिष्ट भी? तुम फिर एक और कौर खाते हो। ये तो और भी स्वादिष्ट है। इसके बाद तुम क्रीचर इंडेक्स खोलते हो। एज्योर फिश गहरे पानी में रहती है जहां स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत अधिक होती है। ये पानी की एसेंस और चाँद की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जीवित रहती है। इसका फील्ड आत्माओं को शुद्ध करने और घावों को ठीक करने की क्षमता रखता है। ये पढ़कर तुम थोड़ा हैरान हो जाते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह चीज इतनी पवित्र होगी। दिलचस्प। फिर तुम इंडेक्स रिवॉर्ड क्लेम करते हो। एबिलिटी ऑब्टेन्ड, फील्ड एक्टिवेटेड, पैसिव एबिलिटी, वाटर एलिमेंट के साथ एफिनिटी बढ़ती है जिससे पानी में ज्यादा आसानी से मूव किया जा सकता है। एक्टिव एबिलिटी, फील्ड के अंदर घायल लोगों की विटैलिटी रिस्टोर होती है। रिकवरी की एफिशिएंसी और फील्ड की रेंज स्पिरिचुअल पावर पर निर्भर करती है। तुम मन ही मन सोचते हो, यह सिस्टम सच में बहुत पावरफुल है। क्या यह मुझे एक ऑल राउंड फाइटर बनाना चाहता है? खाना खत्म करने के बाद वेटर तुम्हें बताता है कि यह सी बेस बेलोन नदी से आया है। यह सुनते ही तुम तुरंत वहां की तरफ निकल पड़ते हो, लेकिन काफी देर चलने के बाद भी सिस्टम की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आती। तुम शक करने लगते हो, क्या वेटर ने झूठ बोला था? बिना ध्यान दिए तुम एक स्टोन स्टेले के सामने पहुंच जाते हो जिस पर एक लेजेंड खुदी हुई होती है। कभी इस नदी का नाम बेलोन नहीं था, जब तक कि बेलीन नाम की एक महिला यहाँ नहीं आई। उसका दिल बहुत अच्छा था। जब भी नदी में बाढ़ आती, वह सबसे पहले लोगों की मदद के लिए आगे आती थी। वह अपने हाथों से पीड़ित लोगों के लिए खिचड़ी बनाती थी और गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन भयंकर बारिश शुरू हो गई। चेंगजो शहर पर एक ऐसी भयानक बाढ़ आई जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। उफनते हुए पानी ने नदी के दोनों किनारों पर बने घरों को तबाह कर दिया।
और जब सभी लोग उम्मीद खोने लगे तभी एक आकृति दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी। उसने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और आसमान से विनती की कि जेंगजो की शांति के बदले उसकी जान ले ली जाए। पता नहीं कितना समय बीत गया। अचानक आसमान में बिजली चमकी और जोरदार गरज के साथ बादल फटने लगे। तभी बादलों के बीच से एक विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ। उसने बस अपनी पूंछ हल्के से घुमाई और जमीन पर एक गहरी खाई बन गई। बाढ़ का पानी उसी खाई की ओर मुड़ गया और धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन उसी समय बेलिग्न ऐसे गिर पड़ी जैसे डोर टूट जाने पर कोई पतंग जमीन पर आ गिरती है। विशाल ड्रैगन ने दर्द से भरी एक गर्जना की और उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। फिर वह अनगिनत रोशनी के कणों में बदलकर नदी के पानी में मिल गया और बेलिग्न की आकृति भी धीरे धीरे धुंधली पड़ते पड़ते पूरी तरह गायब हो गई। उसी दिन से जंगहुई नदी का नाम बदलकर बेलोन नदी रख दिया गया और बेलिग्न की याद में यह पत्थर की स्टेलें खड़ी की गई। यह पढ़कर तुम हल्की सी सांस भरते हो। लगता है इस दुनिया में सच में इतनी नेक और दयालु महिला भी हुई है। जैसे ही तुम स्टेल को पार करते हो, सिस्टम अचानक तुम्हें अलर्ट देता है कि दूसरे के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तुम्हारे पीछे आसमान से ऊर्जा का एक बादल तेजी से गुजरता है। तुमने एक ब्लेसेड लैंड खोज ली है। सीन टाइप की नई एंट्री कोडेक्स में जोड़ दी गई है। तुम्हारा उत्साह तुरंत बढ़ जाता है। लगता है यहाँ अवेकनिंग के संकेत हैं। अगर ऐसा है तो क्या स्टेल पर लिखी कहानी सच हो सकती है? आखिर इसे स्पिरिचुअल एनर्जी का अवेकनिंग कहा जा रहा है। अगर यह पहले कभी था ही नहीं तो इसे जागरण कैसे कहा जाता? सिस्टम ने कहा कि यह एक ब्लेसेड लैंड है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सोचते हुए तुम जमीन के पास जाते हो, हाथ बढ़ाकर एक शाखा को हल्के से छूते हो। प्रेशियस इमॉर्टल वुड डिस्कवर्ड, इमॉर्टल सॉइल पीपो। तुम मुस्कुराते हो तो मेरा अंदाजा सही था। जब चीजें अवेकन होती हैं तो आसपास का एनवायरनमेंट भी उनके साथ बदल जाता है। तुम नीचे झुककर अपने पैरों के पास उगी घास को ध्यान से देखते हो। कुछ गुच्छे बाकी से ज्यादा घने और हरे दिखाई देते हैं। तुम हाथ बढ़ाकर उन्हें छूते हो। सिस्टम तुरंत बताता है, रेयर इमॉर्टल हर्ब डिस्कवर्ड, इमॉर्टल हर्ब क्विलाइन। तुम चारों ओर नजर दौड़ाते हो लेकिन और कुछ असामान्य नहीं दिखता। तब तुम मटेरियल्स कोडेक्स खोलते हो। इमॉर्टल सॉइल बीबो में वाटर एसेंस मौजूद होती है और इसकी पत्तियां व शाखाएं स्पिरिचुअल मेडिसिन बनाने के काम आ सकती हैं। इमॉर्टल हर्ब क्विलीन इसी मिट्टी के साथ सिम्बियोसिस में उगती है। कल्टिवेटर्स इस घास की ओस का सेवन कर सकते हैं जो शरीर को पोषण देती है, घावों की हीलिंग तेज करती है और जीवन को लंबा कर सकती है। ये पढ़कर तुम दंग रह जाते हो। ये तो असली खजाने हैं। मगर अभी इस घास पर ओस नहीं बनी है। शायद अवेकनिंग अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंची। कुछ दिनों बाद फिर आकर देखूंगा। इसके बाद तुम कोडेक्स की रिवॉर्ड क्लेम करते हो। फेरल इलस्ट्रेशन ऑफ जेड वेव्स एक्सट्रैक्टेड, स्पिरिट +3। फिर स्पिरिचुअल हर्ब एमरल्ड इलस्ट्रेशन एक्सट्रैक्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन +2। तुम हल्की सी मुस्कान देते हो। सच में ओरिजिनल मटेरियल्स एक अलग ही कैटेगरी है। इनके स्टैट्स रेयर मटेरियल्स से भी थोड़े बेहतर हैं। तभी अचानक एक और नोटिफिकेशन बजती है। आपने वुड एट्रीब्यूट की 3 इलस्ट्रेशन इकट्ठा कर ली है। एट्रीब्यूट इफेक्ट एक्टिवेटेड, वुंड हीलिंग स्पीड 20% बढ़ गई। इसके बाद तुम सीन इलस्ट्रेशंस देखते हो। एक है ब्लैक मिस्ट मॉर्टल डोमेन जो मेट्रो स्टेशन में मिला था और दूसरा फ्रेश स्पिरिट सेलेस्टियल केव जो अभी मिला है। तुम सोचते हो मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रही है। सीन इलस्ट्रेशन से आखिर निकलेगा क्या? उम्मीद है फिर से स्टैट पॉइंट्स नहीं होंगे। ब्लैक मिस्ट मॉर्टल डोमेन इलस्ट्रेशन एक्सट्रैक्ट। रिवॉर्ड स्पेशल आइटम फियरलेस की। फ्रेश स्पिरिट सेलेस्टियल केव इलस्ट्रेशन एक्सट्रैक्ट। रिवॉर्ड स्पेशल आइटम सीड्स ऑफ द डिवाइन बुक लिंक्सी। सिस्टम के डिस्क्रिप्शन के अनुसार फियरलेस की अपनी शेप बदल सकती है, वेपन से लेकर टूल तक। बस तुम्हारी इमेजिनेशन ही इसकी सीमा है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें यह बदल ना सके। इसके अलावा इस पर कोटिंग भी की जा सकती है। मगर अफसोस, अभी मैं बहुत कमजोर हूँ। इसे फिलहाल सिर्फ एक बार ही ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। अभी के लिए इसे संभाल कर रखता हूँ। इसके इस्तेमाल के बारे में ध्यान से सोचना पड़ेगा। जहां तक सीड का सवाल है, उसे स्पिरिचुअल एनर्जी से नरिश करना होगा और अभी मेरे पास उसे उगाने की कोई जगह नहीं है। तुम समय देखते हो, पहले ही 13:30 बज चुके हैं। तुम आ बढ़ते हो। स्टूडेंट होना सच में बहुत झंझट वाला है। मुझे स्कूल छोड़ने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जब तुम वापस क्लास में पहुंचते हो तो फिर से फोन स्क्रॉल करने लगते हो। ल्यूरियंट अब तुम्हारी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाती। वह मन ही मन सोचती है, ऐसा आदमी जिसने हार मान ली हो, चाहे कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, किसी काम का नहीं। 2 घंटे की क्लास के बाद अचानक क्लासरूम अंधेरा हो जाता है। बाहर बिजली चमकती है और जोरदार गरज के साथ तूफान शुरू हो जाता है। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश सबको डरा देती है।
तभी स्कूल का इंटरकॉम बजता है। मौसम के अचानक खराब होने के कारण सभी छात्र अपनी अपनी क्लासरूम में ही रहे, आगे के निर्देश का इंतजार करें। क्लास में कुछ छात्र हैरान हैं, कुछ डर गए हैं, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे हैं, लेकिन तुम चुपचाप वहीं बैठे रहते हो, अपने हाथ में उसकी को कसकर पकड़े हुए कि धीरे धीरे लाल होने लगती है और गर्म भी। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा बुरा एहसास उठता है। तभी क्लास टीचर जल्दी जल्दी अंदर आते हैं और कहते हैं, घबराइए मत, अथॉरिटीज ने बताया है कि यह खराब मौसम ज्यादा देर नहीं रहेगा, शांत रहें और निर्देशों का पालन करें। लेकिन तुम्हारे हाथ की और भी ज्यादा गर्म होती जा रही है। अब तुम खुद को रोक नहीं पाते। तुम अचानक खड़े होते हो और क्लासरूम से बाहर दौड़ पड़ते हो। ल्यूरियानत भौहें सिकोड़ती है। ये क्या कर रहा है? क्या ये जानबूझकर अजीब हरकत करके मेरा ध्यान खींचना चाहता है? तभी किसी छात्र की चीख सुनाई देती है, जल्दी देखो, कोई बेलोन नदी के किनारे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। ओह भगवान, ये क्या है? सभी तुरंत स्क्रीन के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। स्क्रीन पर दिखता है कि नदी का पानी किसी अदृश्य ताकत से खिंचकर तेजी से घूम रहा है। पानी का एक विशाल स्तंभ आसमान की ओर उठ रहा है। स्ट्रीमर लुआन की आवाज डर से कांप रही है, दोस्तों मुझे यहां से निकलना पड़ेगा, यहां बहुत डरावना हो रहा है। तुरंत इंटरनेट यूजर्स पागल हो जाते हैं, नहीं मत जाओ स्ट्रीमर, ये नज़ारा जिंदगी में एक बार ही देखने को मिलता है। हाँ हाँ, सब लोग गिफ्ट्स भेजो, देखते हैं यहाँ कौन सा स्पिरिचुअल मास्टर असेंशन कर रहा है। और तुम जो इन सब से अनजान हो, पहले ही स्कूल से बाहर भाग चुके हो। तुम आसमान की ओर देखते हो। तूफान जिस दिशा में सबसे ज्यादा भयंकर है वह बेलोन नदी की तरफ ही लगता है, इसलिए तुम मूसलाधार बारिश में पूरी ताकत से दौड़ने लगते हो और पता ही नहीं चलता कैसे एक रहस्यमयी औरा तुम्हारे शरीर को घेरने लगती है। धीरे धीरे तुम्हारी दिल की धड़कन, सांसें और कदम एक लय में आने लगते हैं। तभी एक जलती हुई ऊर्जा तुम्हारे शरीर के अंदर घूमने और बहने लगती है। तुम चौंक उठते हो, यही तो स्पिरिचुअल एनर्जी है। सिस्टम की आवाज गूंजती है, ये सच में कमाल है। उसने खुद ही कल्टीवेशन की मेथड समझ ली और आधिकारिक रूप से कल्टीवेशन के रास्ते पर कदम रख दिया। उसका मौजूदा लेवल अब रिनंसिएशन रेल्म के तीसरे स्टेज तक पहुंच चुका है। यह सुनते ही तुम्हारे अंदर जबरदस्त एक्साइटमेंट भर जाती है। जैसे ही तुम एक कल्टीवेटर बनने की दहलीज पार करते हो, तुम्हें महसूस होता है कि तुम पहले से अनगिनत गुना ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। कुछ दर्जन मिनट बाद तुम बेलो नदी के किनारे पहुंच जाते हो। तुम्हारी आंखों के सामने नदी से आसमान तक उठती हुई एक विशाल पानी की स्तंभ दिखाई देती है। यहाँ बारिश और भी तेज है और हवा और भी ज्यादा उग्र होकर चल रही है। तुम्हें हल्के हल्के ऐसा महसूस होता है कि पानी के नीचे कोई विशाल छाया हिल रही है। तभी सिस्टम अलर्ट देता है, सावधान, सामने अत्यधिक खतरा है। ऊर्जा बेहद हिंसक और अव्यवस्थित है। अंदर प्रवेश करते ही मौत निश्चित है, तुरंत पीछे हटो। लेकिन तुम सिस्टम की चेतावनी पर ध्यान नहीं देते, फिर भी तुम्हारे कदम अपने आप आगे बढ़ते जाते हैं। यही दृश्य लूकर के लाइव कैमरा में कैद हो जाता है और लाइव चैट तुरंत फट पड़ता है। हे भगवान, क्या वह आत्महत्या करने जा रहा है? पुलिस को बुलाओ, उसे बचाओ। अरे देखो, वह क्या है? लगता है कोई ड्रैगन है। सचमुच उसी पल नदी की वह विशाल क्रिएचर पानी से बाहर छलांग लगाती है और तुम आखिर उसकी शक्ल साफ साफ देख पाते हो। एपिक लेवल क्रिएचर डिटेक्टेड, ले गियाओ। यह बिजली और तूफानों को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है और इसकी प्रकृति बेहद क्रूर है। तुरंत भागो, ये एक बंद गली है। लेकिन तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। एपिक, पहली बार ऐसा कुछ सुन रहा हूं। अगर मैं इसे मार दूं तो रिवॉर्ड जरूर जबरदस्त होगी। तुम उसकी ऑरा महसूस करते हो और समझ जाते हो कि यह अभी अभी जागा हुआ ले गियाओ ताकत में लगभग तुम्हारे बराबर है। यह सोचकर तुम बिना आकार वाली की निकालते हो, जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार एक लंबी तलवार में बदल जाती है। परफेक्ट, आज तुझे ही प्रैक्टिस टारगेट बनाता हूं। यह कहते ही तुम तोप के गोले की तरह उसकी तरफ झपट पड़ते हो। यह देखकर लूकर तुरंत लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है। अगर यह सब ब्रॉडकास्ट हो गया तो मैं सीधे जेल पहुंच जाऊंगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। उसी समय ल्यूरियंट उस काले हो चुके स्क्रीन को घूरती रह जाती है। वह सोचती है, जो सिलुएट मैंने अभी देखा वह बहुत जानी पहचानी लग रही थी, और च्याओ तो आधा घंटा पहले ही स्कूल से निकला है। वह इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच सकता है? नहीं, वह नहीं हो सकता। शायद मैंने गलत देखा। उधर बेलोन नदी के किनारे अथॉरिटीज ने पूरे इलाके को घेर लिया है। ल्यू कियर को तुरंत पकड़ लिया जाता है। डायरेक्टर वंग एक युवा आदमी के साथ वहां आता है। वह ऊपरी अधिकारियों का खास प्रतिनिधि है, एबनॉर्मल इंसिडेंट संभालने वाला पायोनियर लॉन्ग पिग्नन। लॉन्ग पिग्नन आंखें बंद करके आसपास की ऊर्जा को कुछ पल तक महसूस करता है। फिर डायरेक्टर वंग से धीरे से कहता है,
कोई एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं है, वह बस एक ऑर्डिनरी इंसान है। वंग जुन के हाथ के इशारे पर पुलिस लूकर को ले जाती है। तभी अचानक एक भयानक एक्सप्लोजन गूंजता है। तुम पहले ही कई बार ले गयाओ से टकरा चुके हो और टक्कर की ताकत से दोनों पक्ष पीछे धकेल दिए जाते हैं। कई थंडर रोर्स गूंजते हैं, लेकिन तुम जोर से हंस पड़ते हो। हाँ हाँ, कमाल है, फिर से। और तुम बिना किसी टेक्निक के फिर से हमला कर देते हो, बस अपनी तलवार को इधर उधर घुमाते हुए लगातार वार करते जाते हो। इतनी ताकत का प्रतिद्वंद्वी मिलना बहुत दुर्लभ है। ये मेरी अपनी कॉम्बैट पावर को समझने का सबसे अच्छा मौका है। तुम्हारी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही हैं। दूर खड़ा लॉन्ग पिग्नन यह देखकर स्तब्ध रह जाता है। क्या डरावनी ओरा है जो उस चीज से लड़ रहा है? क्या वह सच में इंसान है? असल में 2 महीने पहले ही लॉन्ग पिग्नन ने महसूस कर लिया था कि इस दुनिया में कोई अज्ञात बदलाव हो रहा है। धरती पर एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई थी जिसका पहले कभी कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसी वजह से देश ने एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करके एनर्जी डिटेक्टर बनाया और परिणामों से पता चला कि बहुत कम लोग इस ऊर्जा के साथ प्राकृतिक रेजोनेंस बना सकते हैं। इस ऊर्जा को स्पिरिचुअल ऑनरा नाम दिया गया और इन लोगों को पायोनियर्स कहा गया। कई प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ऊपरी अधिकारियों ने कल्टीवेशन के स्टेजेस तय किए। क्यूआई रिफाइनमेंट रेल्म, की सी रेल्म, स्पिरिचुअल सोर्स रेल्म, जेड फॉरेस्ट रेल्म, डिवाइन ऑयल रेल्म, वॉइड रेल्म और सेंट रेल्म। लॉन्ग पिगन उनमें सबसे प्रतिभाशाली पायोनियर्स में से एक था। सिर्फ 1 महीने में वह ची रिफाइनमेंट के पीक तक पहुंच गया था और उसकी कॉम्बैट पावर देश के टॉप 10 में गिनी जाती थी। इसलिए उसे जेंगजू में इस एबनॉर्मल घटना को संभालने भेजा गया था। लेकिन इस समय वह पूरी तरह स्तब्ध था। यह कैसा मॉन्स्टर है? स्पिरिचुअल एनर्जी तो अभी अभी जागी है, फिर ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? शायद रीइंफोर्समेंट में आए वॉर गॉड भी इससे नहीं लड़ पाएंगे। इस बीच ले गयाओ के शरीर पर कई गहरे घाव बन चुके हैं। तुम अपनी तलवार उठाकर उसकी तरफ इशारा करते हुए हंसते हो। इस दुष्ट बीस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी अभी अभी जागी है। ताकत लगभग मेरी बराबर है, लेकिन उसका एट्रीब्यूट मुझसे थोड़ा कमजोर है। वार्म अप खत्म, अब मर। तुम ठंडी हंसी हंसते हुए कहते हो, एपिफेरल डॉन एक्टिवेट। उसी पल ले गयाओ जैसे बिजली गिरने से वहीं जड़ हो जाता है। तुम मौका पकड़कर तलवार से वार करते हो। स्विश! उसका एक हाथ हवा में उड़ जाता है और उसका विशाल शरीर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। सिस्टम की आवाज आती है, भयानक शक्ति, एपिक लेवल क्रिएचर की पहली एलिमिनेशन। रिवॉर्ड 1000 इंटीग्रेशन पॉइंट्स। उसी समय तुम दूर पुलिस की गाड़ियां देख लेते हो। भले ही मैं अथॉरिटीज से संपर्क करके ऐसी पहचान पाना चाहता हूं जो स्कूल से बंधी ना हो और जिससे मुझे ज्यादा जानकारी मिल सके, लेकिन अभी मैं सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ सकता। यह सोचकर तुम चुपचाप दूसरी दिशा से वहां से निकल जाते हो। कुछ मिनट बाद सभी लोग बेलोन ब्रिज के पास पहुंचते हैं। लॉन्ग पिग्नन हांफते हुए उस मरे हुए बीस्ट को देखता है। यह तो थंडर ट्राइब की एक बेहद दुर्लभ स्पिरिचुअल बीस्ट है। स्पिरिचुअल एनर्जी जागे हुए अभी कितना समय हुआ है और पहले से ही इस स्तर की क्रीचर मौजूद है। अगर हम इसे यूं ही बढ़ने दें तो क्या हम सच में इसे रोक पाएंगे? लॉन्ग पिग्नन, जो आम तौर पर बेहद गर्वीला और आत्मविश्वासी रहता था, अब हर चीज पर शक करने लगा था। डायरेक्टर वांग ने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया इतनी अजीब हो जाएगी। अगर ऐसे मॉन्स्टर समाज में घुस आए तो सीधा नरसंहार हो जाएगा। वांग जुन गंभीर आवाज में कहता है, चिंता मत करो, अगर लड़ाई हुई तो हम सबसे आगे खड़े होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि लॉन्ग पिगन और भी मजबूत बनेगा। उसी समय तुम घर लौट आते हो। तभी तुम्हें अचानक ल्यूरुएंट का एक मैसेज मिलता है। तुम घर सुरक्षित पहुंच गए ना? गलत मत समझना, क्लास मॉनिटर होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने क्लासमेट्स की सुरक्षा का ध्यान रखूं। ये पढ़कर तुम हल्का सा मुस्कुरा देते हो। इससे क्या मतलब? तुम चैट विंडो बंद कर देते हो और यूं ही रैंडम वीडियोज स्क्रॉल करने लगते हो। तभी अचानक तुम जोर से चौंक पड़ते हो। तुम्हारी ले गयाओ से लड़ाई वाली वीडियो किसी ने इंटरनेट पर अपलोड कर दी है और वह पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही है। कोई कमेंट कर रहा है, मैं उस वक्त लाइव देख रहा था, ये वीडियो बिल्कुल फेक नहीं है। दूसरा कहता है, नामुमकिन। आजकल लोग बज़ पाने के लिए कुछ भी बना लेते हैं। मैं तो सिर्फ ऑफिशियल वर्जन पर ही भरोसा करता हूँ। ये देखकर तुम्हारा चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। उधर कम्युनिकेशन टीम तुरंत हरकत में आ जाती है। जल्दी करो, इस मामले को दबा दो। और सच में कुछ ही मिनटों बाद कोई व्यक्ति कमेंट करता है, मेरा दोस्त जेंगजो ब्यूरो में काम करता है। वह क्रिएचर असल में एक स्टेज प्रॉप था, किसी शो का हिस्सा। सब लोग सावधान रहें और क्लिक पाने के लिए फैलाए जा रहे झूठ में न फंसे। यह देखकर तुम राहत की सांस लेते हो। अच्छा है उन्होंने इसे संभाल लिया, नहीं तो मेरे लिए मुसीबत हो जाती। लेकिन अचानक तुम्हें अपनी जेब में कुछ अजीब महसूस होता है।
तुम तुरंत फियरलेस की निकालते हो। उसी पल की हल्की बैंगनी रोशनी छोड़ने लगती है, तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि लेग्याओ को मारने के बाद यह अपने आप अपग्रेड हो गई हो? तुम तुरंत उसे एक लंबी तलवार में बदल देते हो। अब ब्लेड पर बारीक बिजली जैसी नक्काशी चमक रही है। तुम बस हल्का सा हाथ घुमाते हो और चारों ओर बिजली की चिंगारियां फूट पड़ती हैं। तुम संतोष से सिर हिलाते हो। मेरे पास अभी सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन चांस बचा है। बाद में जब और ट्रांसफॉर्मेशंस मिलेंगे तो मैं इसमें बाकी अब्जॉर्ब्ड एट्रीब्यूट्स भी जोड़ सकूंगा। तब ये मेरी नई वेपन पर एन्चांट हो जाएगा। यही तो असली ऑल पर्पस वेपन है। इसकी ताकत सच में डराने वाली है। इसके बाद तुम बायोलॉजिकल कोडेक्स खोलते हो और लेग्याओ की एंट्री देखते हो। लेग्याओ एक एपिक क्रिएचर है जो तब जन्म लेती है जब 9 आसमानों में भयानक गर्जना होती है। ये बिजली को नियंत्रित करने की सर्वोच्च शक्ति रखती है। इसकी हर अपीयरेंस के साथ आसमान गड़गड़ाता है। ये बिजली को आदेश देती है और आसमान को चीर देती है। तुम हल्की हंसी के साथ कहते हो, डिस्क्रिप्शन तो शानदार है, लेकिन पहले इसे बड़ा होने का मौका तो मिले। इसके बाद तुम तुरंत इंडेक्स रिवॉर्ड एक्सट्रैक्ट करते हो और एक स्किल हासिल करते हो, हेवनली थंडर लॉ। यह स्किल प्राकृतिक बिजली की शक्ति को बुलाकर क्षेत्र के भीतर दुश्मनों पर लगातार प्रहार करती है। इसकी रेंज, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी मेंटल स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है। नोट, इस स्किल की एनर्जी कॉस्ट बेहद ज्यादा है। ये पढ़कर तुम खुद को एक हल्की सी थप्पड़ मारते हो। ये सपना नहीं है, मैं सच में थंडर किंग बन गया हूँ, एक एपिक लेवल की शक्ति के साथ। कमाल है। तुम्हारे मन में तुरंत एक दृश्य आता है जहां तुम हाथ उठाते हो और हजारों बिजली की धाराएं आसमान से गिरती हैं। उधर ल्यूरियांट का दिल भारी हो रहा होता है। उसकी सिलुएट, यहां तक कि कपड़े भी मिलते जुलते थे। शायद मुझे उस समय इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए था। सब एक्सी की वजह से हुआ, गलती मेरी थी। अगली सुबह तुम खुद से सवाल करने लगते हो, अभी तक अथॉरिटीज मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई? उनके रिसोर्सेज के साथ तो मुझे ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए, या फिर मैं इतना मामूली हूं कि उनका ध्यान ही नहीं गया? दिमाग में ढेर सारे सवाल लिए तुम क्लास में पहुंचते हो। टीचर हमेशा की तरह पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होती है, अचानक पुलिस स्कूल को घेर लेती है। फेंगिनंट, वंगजू और लॉन्ग पिग्नन के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रवेश करता है। टीचर और स्टूडेंट से एक एक करके पूछताछ की जाती है और सवाल हमेशा एक ही होता है, क्या च्याओ ने पिछले 2 महीनों में कोई असामान्य व्यवहार किया? उनकी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे भी वही निकलते हैं। कल को छोड़कर बाकी समय च्याओ बिल्कुल सामान्य था। आखिर में तुम्हें बुलाया जाता है। ये लोग बहुत सावधान हैं क्योंकि ऊपर से तुम्हें अननोन स्ट्रेंथ वाला लेकिन बेहद खतरनाक व्यक्ति के रूप में क्लासिफाई किया गया है। फेंगिनेंट सबसे पहले बोलता है, कॉमरेड च्याओ, मेरा नाम युएन कंग है। मैं साउथ ईस्ट रीजन के जिम्मेदार अधिकारियों में से एक हूँ। तुम हल्की मुस्कान के साथ कहते हो, नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? युएन कांग कहता है, सबसे पहले अकेले ही उस संकट को खत्म करने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर आपकी कोई भी मांग हो तो बेझिझक बताइए। तुम सिर हिलाते हो। रिवॉर्ड की बात अभी रहने दीजिए, पहले ये बताइए कि हाई अथॉरिटीज मुझसे क्या चाहते हैं। युआन कांग तुम्हारी ओर देखता है। हम अभी उस दौर में हैं जिसे इमिनेंट रिसर्जेंस एरा कहा जा रहा है। हाई अथॉरिटीज चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। थोड़ी बातचीत के बाद फैसला होता है कि तुम जांगजू एनोमली इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के कंसल्टेंट बनोगे और साथ ही स्पेशल एग्जेम्पशन के साथ साउथ ईस्ट मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन पाओगे। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद युएन कंग तुम्हें स्कूल से बाहर ले जाता है। उसी समय क्लास में टीचर आती है और कहती है, स्टूडेंट्स, मेरे पास एक अच्छी खबर है। हमारी क्लास के च्याओ को स्पेशल एग्जेम्पशन के साथ साउथ ईस्ट मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया है। यह सुनते ही क्लास में हलचल मच जाती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। च्याओ तो हमेशा इतना साधारण लगता था, असल में वह इतना ताकतवर है। उस एकेडमी में तो सिफारिश से भी एडमिशन नहीं मिलता और उसे स्पेशल एग्जेम्पशन मिल गया। अब समझ आया कि क्लास मॉनिटर ने उससे ब्रेकअप क्यों किया। वह तो बिल्कुल शांत रहा। सोच रहा हूँ ल्यू अब कैसा महसूस कर रही होगी। उसे ज़रूर पछतावा हो रहा होगा। ल्यूरियंट मन ही मन कहती है, तो तुम ऐसे इंसान हो? अगर पेलॉन ब्रिज पर वह सच में तुम थे तो इतने सालों तक तुमने मुझसे यह क्यों छिपाया? क्या तुम्हें लगा मैं इसके लायक नहीं थी? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। उसी समय तुम जैंगजू एनोमली इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पहुंचते हो। वहां तुम एनर्जी आर्ट्स रिसर्च लैबोरेटोरी भी देखते हो और तुम्हें कल्टीवेशन लेवल्स का एक मैनुअल भी दिया जाता है। की, रिफाइनमेंट और वॉइड रेल्म जैसे लेवल्स इस मैनुअल में बहुत विस्तार से बताए गए थे, लेकिन एक सेक्शन सेंट रेल्म अभी भी अननोन के रूप में चिन्हित था। तुम भौहें से कोट लेते हो। हर 3 स्टार्स पर एक छोटा सा ब्रेक थ्रू होता है और हर बड़ा रेल्म एक बड़ा चरण होता है।
इतनी डिटेल में लिखा है, ये नकली नहीं हो सकता। अब जब मेरे पास सिस्टम है, क्या मैं स्पिरिचुअल ऑरा की पूरी रिसर्जेंस होने से पहले ही सेंट बन सकता हूँ? ये सोचकर ही तुम्हें बड़ा कूल महसूस होता है। तभी लॉन्ग पिगनन तुम्हारे पास आता है। आज बस तुम्हें इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से फेमिलियर करवाना था। खुशी है कि अब हम कॉलीग्स बन गए हैं। थोड़ी औपचारिक बातें करने के बाद लॉन्ग पिगन तुम्हें घर तक छोड़ देता है। घर पहुंचते ही तुम्हारे फोन पर एक एसएमएस आता है। तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफर हो चुके हैं। ये हायर अथॉरिटीज की तरफ से है। तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। आखिर इतने सालों बाद मैं करीब वाली अपनी टैक्स से छुटकारा पा गया। सेलिब्रेशन में अच्छा खाना खाने के बाद तुम फिर से कल्टीवेटर मैनुअल निकालते हो। मैं अभी की रिफाइनमेंट के 3रे स्टार पर हूँ। यहाँ लिखा है कि 4थे स्टार पर जाने के लिए एक बैरियर पार करना होगा। ये सोचकर तुम पालथी मारकर बैठ जाते हो, आंखें बंद करते हो और कल्टीवेशन स्टेट में जाने की कोशिश करते हो। धीरे धीरे आसपास का माहौल जैसे बदलने लगता है। आसपास की स्पिरिचुअल ऑरा तुम्हारी पुकार महसूस करती हुई तुम्हारी ओर आने लगती है, लेकिन 20 मिनट बाद तुम भौहें चढ़ा लेते हो। आसपास स्पिरिचुअल ऑरा की कंसंट्रेशन बहुत कम है। सिर्फ मेडिटेशन से की रिफाइनमेंट के 4थे स्टार तक पहुंचना ये तो नामुमकिन जैसा है। अगर मुझे जल्दी प्रोग्रेस करनी है तो ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां स्पिरिचुअल ऑरा ज्यादा हो। तभी तुम्हारे दिमाग में एक और तरीका आता है। तुम अपने पहले से मिले 100 पॉइंट्स को एक्सचेंज करके 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स लेते हो। स्ट्रेंथ +2, कॉन्स्टिट्यूशन +1, एजिलिटी +3, कैरिज्मा +3 और 1 पॉइंट रिजर्व में रख देते हो। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, दूसरे ने सफलतापूर्वक QI कंडेंसेशन स्टेज की 3री स्टार पार कर ली है और अब 4थे स्टार पर पहुंच गया है। तुम खुशी से उछल पड़ते हो। यह सच में काम करता है। तुम तुरंत अपनी नई एबिलिटीज को महसूस करने लगते हो। न सिर्फ तुम्हारा शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है, बल्कि तुम्हारे डांटियन में स्पिरिचुअल ची एक वॉर्टेक्स बनकर घूमने लगी है। मैनुअल के अनुसार ची कंडेंसेशन स्टेज के लेवल 4 से 6 को कंडेंसेशन फेज कहा जाता है। इस फेज में कल्टीवेटर स्पिरिचुअल ची को अपने डेंटियन में कंप्रेस करके एक वॉर्टेक्स बना सकता है। ये बिल्कुल वही है। मैनुअल सच में रिलायबल है। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो सच में कमाल का है। फिर तुम अपना स्टैट पैनल खोलते हो। स्टेज की कंडेंसेशन 4th स्टार, सभी स्टैट्स 10 पॉइंट्स, स्किल्स इन्फर्नल ग्रिन, शैडो असॉल्ट, मार्श फील्ड, हेवनली थंडर लॉ। ओवरऑल इवैल्यूएशन सभी क्षेत्रों में कमजोर, मुर्गी को बांधने जितनी भी ताकत नहीं। कंक्लूजन ब्लू AI। तुम झल्लाकर बोलते हो, बेवकूफ सिस्टम, ब्लू AI। मेरी आंखों के सामने मैं अब बहुत ताकतवर हूँ। उसी समय लियो रुयन और लियो कियर मिलती हैं। कजन, सुना है तुम्हें कल यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन मिल गया, बधाई। लियो रुयन तुरंत पूछती है, कल लाइव बंद होने के बाद आखिर हुआ क्या था? मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, मैं बहुत वरीड थी। लियो कियर तुरंत आसपास सस्पिशियस नजरों से देखती है और धीरे से लियो रुयन के कान में कहती है, असल में जो हुआ वह लाइव में दिखे से कहीं ज्यादा जटिल था। यह दुनिया शायद उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। लियो रुयान कुछ पल के लिए चुप रह जाती है, फिर पूछती है, कसिन, कल व्हाइट ड्रैगन ब्रिज में जो व्यक्ति अंदर गया था उसका क्या हुआ? लियो कियर का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। उसके बारे में सवाल मत पूछो, बस इतना जान लो कि वह शायद तुम्हारी उम्र का ही है, लेकिन हम और वह बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं। यह टॉप सीक्रेट है। लियो कियर से अलग होने के बाद लियो रोयान उदास होकर घर लौटती है। क्या वह सच में इतना असाधारण है? अचानक उसे पछतावा होने लगता है, जैसे किसी अदृश्य ताकत से प्रेरित होकर वह तुम्हें मैसेज भेज देती है, तुम वहां हो। तुम मैसेज देखते हो और हंसते हो, अकेला कोई क्लाउन ही इसका जवाब देगा। तभी लॉन्ग बिगन तुम्हें कांटेक्ट करता है, आओ जल्दी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो आओ, मेट्रो केस में नया डेवलपमेंट हुआ है। तुम भौहें सिकोड़ते हो। तो मेट्रो केस सच में इतना सिंपल नहीं था जैसा मैंने सोचा था। ब्यूरो पहले से इसकी जांच कर रहा है। तुम तुरंत ब्यूरो पहुंचते हो। वांगजू और लॉन्ग पिगन तुम्हें एक हेवीली गार्डेड स्पेशल हॉस्पिटल रूम के सामने ले जाते हैं। अंदर 3 लोग पड़े हैं और दर्द से उनका चेहरा विकृत हो रहा है। वांगजू कहता है, ये वही पैसेंजर्स हैं जो मेट्रो में अचानक प्रकट हुए थे। उनके शरीर में हो रहे बदलाव साफ दिखाई दे रहे हैं। उनके शरीर से एक अजीब सी ऑरा निकल रही है। ये मुझे बहुत असहज कर रही है, लेकिन तुम लॉन्ग पिगनन से भी ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए तुम्हें यह और साफ महसूस होता है। तुम्हारी नजर में उन लोगों के चारों ओर काले धुएं जैसी लहरें लिपटी हुई हैं। यह दृश्य तुम्हें 2 जन के गोस्ट कैट डीमन और वॉइड ट्रेन की घटना की याद दिलाता है। यह ब्लैक मिस्ट एनवायरनमेंट और जीवित प्राणियों दोनों को प्रभावित कर सकती है, तो इंसानों को भी कर सकती है। यह सोचकर तुम वांगजू से कहते हो, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाकर देखना होगा। वांगजू झिझकता है,
यह थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तुम शांत स्वर में कहते हो, कोई समस्या नहीं, कंसल्टेंट होने के नाते कुछ प्रैक्टिकल करना भी जरूरी है। अगर मैं भी इसे संभाल नहीं सका तो क्या आपको लगता है कोई और कर पाएगा? वांगजू कुछ पल सोचता है और फिर सिर हिलाकर मान जाता है। कमरे में प्रवेश करने के बाद तुम उस व्यक्ति के पास जाते हो जिसके आसपास ब्लैक ऑरा सबसे ज्यादा है। तुम झुककर उस काली ऑरा को छूने ही वाले होते हो कि अचानक सिस्टम अलर्ट देता है, वार्निंग, कंटामिनेशन डिटेक्टेड, तुरंत पीछे हटो, अभी भी बचने का मौका है। तुम भौं उठाते हो, लगता है इस ब्लैक मिस्ट से सावधान रहना पड़ेगा। तुरंत तुम्हारा शरीर स्पिरिचुअल एनर्जी की एक परत से ढक जाता है। जैसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट होती है, तुम्हारी सेंसेस और भी तेज और साफ हो जाती है। संक्रमित लोगों की ऑरा लगातार तेज होती जा रही थी। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। तुम तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उनके शरीर में भेजने की कोशिश करते हो, लेकिन उम्मीद के उलट तुम्हें बेहद जबरदस्त प्रतिरोध महसूस होता है। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ उलटी ऊर्जा की लहर बाहर की तरफ फट पड़ती है। उसी क्षण लॉन्ग बिगन पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। यह इतनी भयानक शक्ति, वह सोचता है कि जियाओन से लड़ते समय चियाओ इतना ताकतवर नहीं लगा था। क्या उस समय उसने अपनी असली ताकत छिपाई थी? उसके मन में आता है कि बाकी सारे तथाकथित जीनियसेस चियाओ के सामने बस मजाक हैं। तभी सिस्टम फिर से आवाज देता है, आपकी शक्ति भयावह है, आप एक नेक्रोमैंटिक एंटिटी का सामना करने में सफल हुए, जबकि आप अभी बिगिनर हैं। ब्लैक मिस्ट क्रीचर्स इंडेक्स अब अनलॉक हो चुका है। तुम तुरंत उसे खोलकर देखते हो। नेक्रोमैंटिक एंटिटी यह 9 महान ब्लैक मिस्ट्स में से एक है। जिन लोगों को यह छूती है उन्हें इन्फेक्टेड कहा जाता है। थोड़े समय के कोमा के बाद उनकी सारी स्टैटिस्टिक्स तेजी से बढ़ जाती है। वे हिंसक और बेहद शक्तिशाली हो जाते हैं और अंतिम चरण में वे पूरी तरह ब्लैक मिस्ट के गुलाम बन जाते हैं। ये पढ़ते ही तुम्हारी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। तो ब्लैक मिस्ट के कई प्रकार हैं और उनमें से 9 हैं। तुम मन ही मन बड़बड़ाते हो। इसके असर को देखकर तो ये अपोकलिप्स के ज़ॉम्बीज जैसे लगते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि ये रिसर्जेंस ईरा के ज़ॉम्बीज हैं, फेज 0। अगर एक दिन ये ज़ॉम्बीज उड़ने लगें, जमीन में घुस जाए और स्पेल्स भी चलाए, तो फिर लड़ाई का मतलब ही क्या रह जाएगा? ये सोचकर तुम कॉडेक्स रिवॉर्ड ले लेते हो। स्पेशल आइटम, फियरलेस की मोल्ड। इससे फियरलेस की को एक अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है। तुम तुरंत भौहें चढ़ा लेते हो। बस एक, ये आइटम तो अच्छा है, लेकिन अभी मेरी मदद नहीं करेगा। कोई इवोल्यूशन एबिलिटी दे देता तो बेहतर था। तभी चश्मा पहने आदमी के आसपास की काली ऑरा अचानक जीवित चीज की तरह उग्र होकर घूमने लगती है और चारों ओर फैलने की कोशिश करती है। उसका हाथ भयानक तरीके से म्यूटेट हो जाता है। वह अचानक अपनी लाल आंखें खोलता है और जमीन से उछलकर सीधे तुम पर झपट पड़ता है। तुम तुरंत पीछे हटते हो और साथ ही अपनी फियरलेस की निकालते हो जो तप रही है। पिछली बार जब यह इतनी गर्म हुई थी तब जियाओलों के समय था। तब यह ठंडर ट्राइब की ऊर्जा से आकर्षित हुई थी। क्या इस बार भी कोई ऐसी ऊर्जा है जिसे यह चाहती है? इतने में वह चश्मे वाला आदमी फिर तुम पर हमला करता है। तुम तुरंत एज्योर सिल्वर फिश की एबिलिटी इस्तेमाल करते हो, मार्श फील्ड। तुम्हारे शरीर से गोलाकार लहरें फैलती हैं। यह एबिलिटी आम तौर पर एरिया हीलिंग और इवोल्यूशन देती है, लेकिन ब्लैक ऑनरा पर इसका बिल्कुल असर नहीं होता। मजबूर होकर तुम बस उसके हमलों से बचते रहते हो। तभी तुम्हारे दिमाग में एक विचार आता है। तुम फियरलेस की को फिर पकड़ते हो और उसे डेथ साइड में बदल देते हो। चश्मे वाला आदमी उस साइड से खतरा महसूस करता है और उसके आसपास की काली ऑरा और भी घनी हो जाती है। वह एक भयानक गर्जना करके फिर से तुम पर झपटता है। तुम स्काइथ को हवा में घुमाते हो। एक सुंदर लेकिन घातक आर्क बनता है और अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग होकर गिर जाता है। तुरंत उसके आसपास की सारी ब्लैक ऑनरा साइथ में समा जाती है। उसी समय बाकी 2 लोग भी ब्लैक मिस्ट से पूरी तरह म्यूटेट हो जाते हैं। लेकिन अब जब तुम्हें उनका मुकाबला करने का तरीका मिल चुका है, तुम कुछ ही सेकंड में उन्हें भी खत्म कर देते हो। जमीन पर पड़े शवों को देखकर तुम्हारा दिल भारी हो जाता है। वे सिर्फ आम नागरिक थे जिन्हें ब्लैक मिस्ट ने संक्रमित कर दिया था। तुम सीते को गायब कर देते हो। वांगजू तुम्हारे पास आकर कंधे पर हाथ रखता है। ज्यादा मत सोचो, उन्हें खत्म करके तुमने जनता के लिए बड़ा खतरा टाल दिया है। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। बाकी सब हम संभाल लेंगे। इसका तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। घर जाओ और आराम करो। घर लौटकर तुम सीधे बिस्तर पर गिरते हो और तुरंत सो जाते हो। पूरी रात आराम करने के बाद तुम्हारा मन काफी शांत हो जाता है। तुम डिवाइन ट्री लिंक्सी का सीड निकाल कर देखते हो। ये सीएन लिंक टुंटियन तुजियन की रिवॉर्ड है और कहा जाता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी देता रहेगा। तुम अपने बैंक बैलेंस को फिर देखते हो और सोचते हो,
अब समय आ गया है कि एक घर खरीद लिया जाए जहां इस पेड़ को लगाया जा सके। तुम एक रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचते हो। एक एजेंट मुस्कुराते हुए तुम्हारे पास आती है। नमस्ते, हमारी एजेंसी में आपका स्वागत है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? तुम मन ही मन सोचते हो, अच्छा है, यहाँ वह क्लिशे वाला सेलर नहीं है जो ग्राहक को उसकी शक्ल देखकर जज करे। फिर हल्की हंसी के साथ कहते हो, मैं विलास देखना चाहता हूँ, खासकर जो थोड़ी आइसोलेटेड हो। मुझे शांति पसंद है। एजेंट सिर हिलाती है और गंभीरता से कई प्रॉपर्टीज दिखाने लगती है। सब सुनने के बाद तुम एक आइसोलेटेड विला की तरफ इशारा करके कहते हो, मुझे यही चाहिए। एजेंट चौंक जाती है। उसने तो बस प्रोफेशनलिज्म में सब दिखाया था, उसे उम्मीद ही नहीं थी कि कोई सच में विला खरीद लेगा। उत्साहित आवाज में वह कहती है, सर, इस विला की कुल कीमत 3,90,00,000 है। हमारे पास कई पेमेंट ऑप्शंस। तुम तुरंत अपनी बैंक कार्ड निकालकर उसे रोक देते हो। पूरा पेमेंट यही है, कॉन्ट्रैक्ट तैयार कीजिए। मिस जू, वह सेल्स वुमन खुशी से झूम उठती है। इसने सच में खरीद लिया। ये आज का सबसे हैंडसम ग्राहक है। उसी समय लियो रुयन भी उसी एजेंसी में आती है। दूर से तुम्हारी परिचित सिलुएट देखकर वह वहीं ठिठक जाती है। क्या संयोग है, ये सच में वही है? उसके मन में रोमांस नॉवेल जैसा ख्याल आता है। क्या यह किस्मत का खेल है? जैसे किसी सीईओ रोमांस कहानी की शुरुआत। जैसे ही तुम वहां से मुड़कर चले जाते हो, लियो रुयान तुरंत सेल्स वुमन से पूछती है, अभी जो क्लाइंट था उसकी इंफॉर्मेशन दे सकती है? सेल्स वुमन मना कर देती है। माफ कीजिए, हमारे ग्राहकों की जानकारी गोपनीय होती है। लियो रुयन कहती है, बस थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, मैं तुरंत यहाँ एक अपार्टमेंट कैश में खरीद लूंगी। लेकिन इस सब से अनजान तुम घर लौट चुके होते हो। तभी लियो रुयान तुम्हें मैसेज भेजती है, चाओ, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी है? क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? तुम हंसते हुए सोचते हो, बकवास, मैं तो राजा बनने वाला हूँ। औरतें सिर्फ मेरी तलवार निकालने की रफ्तार धीमी करती है। अगले दिन तुम सेल्स वुमन के साथ विला देखने जाते हो। जैसे ही वह चली जाती है, तुम तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से पूरे इलाके को स्कैन करने लगते हो। थोड़ी ही देर में तुम्हें एक ऐसी जगह मिलती है जिसका फेंग शुई बेहद शानदार है, बिल्कुल किसी बड़े चू मास्टर की पसंद जैसी। तुम वहीं डिवाइन ट्री लिंक्सी का सीड लगा देते हो। उसे लगाने के बाद तुम सोचते हो, देखते हैं यह चीज़ कब उगेगी। शायद मुझे कहीं और जाकर थोड़ा एडवेंचर करना चाहिए। तभी तुम्हें परसों नाश्ते के समय सुनी हुई 2 बुजुर्गों की बातें याद आती हैं। मेरा भतीजा जंजू के पश्चिम की पुरानी जंगल में मुर्गियां पालता है। इन दिनों रात होते ही जंगल में अजीब सी रोशनियां तैरने लगती हैं। कभी कभी लाल आंखों की जोड़ी अंधेरे में दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। मुर्गियां इतनी डर गई हैं कि अब सुबह भी बांग नहीं देती। उस समय तुमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब सोचने पर तुम्हें लगता है कि वेस्ट ओल्ड फॉरेस्ट में अवेकनिंग के संकेत हो सकते हैं। ये सोचकर तुम तुरंत निकल पड़ते हो और पलक झपकते ही जंगल में पहुंच जाते हो। जंगल में कदम रखते ही तुम्हें एक अजीब एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस होती है। ध्यान से देखने पर तुम्हें जमीन पर एक ऐसी व्यवस्था दिखती है जो किसी मैजिकल फॉर्मेशन जैसी लगती है। आसपास की हल्की स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप उस फॉर्मेशन के केंद्र की ओर खींच रही होती है। तुम हैरान होकर कहते हो, ये क्या चीज़ है? ये तो सच में स्पिरिचुअल एनर्जी को कंसंट्रेट कर रही है। लगता है ये कोई आर्टिफिशियल फॉर्मेशन है। जैसे ही तुम उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाते हो, पीछे से अचानक एक गुस्से भरी आवाज आती है। झाड़ियों से एक युवक और एक युवती बाहर आते हैं। युवती भौहें सिकोड़कर कहती है, हमारी चीजों को मत छुओ, हमने अभी अभी इन्हें लगाया है, तुरंत यहां से चले जाओ। तुम शांत स्वर में कहते हो, मैं तो बस देख रहा था, ये तुम्हारा घर नहीं है कि मुझे भगा रही हो, तुम्हें क्या अधिकार है? यह सुनकर युवक गुस्से में आ जाता है। अगर अभी नहीं गए तो बाद में मत कहना कि हमने चेतावनी नहीं दी। तुम हल्की हंसी छोड़ते हो, जाना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन पहले यह देखना चाहता हूं कि तुम 3 लोग पत्थरों से खेलकर स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे पैदा कर लेते हो। यह सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग बदल जाता है। उनकी आंखों में साफ अविश्वास झलकता है। तभी पीछे से एक गहरी सांस की आवाज आती है और एक बूढ़ा आदमी जो टॉयस्ट रॉब पहने होता है, धीरे धीरे पेड़ों के बीच से बाहर आता है। असल में तुम पहले ही समझ चुके थे कि ये तीनों बस शुरुआती स्तर के कल्टीवेटर्स हैं। बूढ़े टाओइस्ट को देखते ही दोनों युवा आदर से पीछे हट जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि वह बूढ़ा टॉइस्ट हाथ जोड़कर तुम्हें गहरा प्रणाम करता है। यह देखकर दोनों शिष्य दंग रह जाते हैं। उनका मास्टर जी कल्चरेशन में निपुण है और अकेले ही उन्हें हरा सकता है, फिर वह इस लड़के के सामने इतना सम्मान क्यों दिखा रहा है? बूढ़ा टॉइस्ट मन ही मन सोचता है, मैं इस व्यक्ति की गहराई समझ नहीं पा रहा, बेहतर है विनम्र ही रहूं। तुम भी हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करते हो और पूछते हो, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह चीज़ क्या है?
तुम्हारी बात खत्म भी नहीं होती कि युवती बीच में बोल पड़ती है, हम तुम्हें क्यों बताएं। बूढ़ा टाओइस्ट तुरंत उसे डांट देता है, च्याओ ये बदतमीजी मत करो। च्याओ ये गुस्से में पीछे हटती है और अपने साथी से धीरे से कहती है, भले ही वह भी पायनियर हो, हमें इतना झुकने की जरूरत नहीं है, हम 3 हैं और वह अकेला। युवक भी सिर हिलाता है, सही कहा, पता नहीं मास्टर क्या सोच रहे हैं। बूढ़ा टाओइस्ट तुम्हारी ओर देखकर कहता है, मेरी शिष्या ने बदतमीजी की, कृपया बुरा मत मानिए, लेकिन क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपका वर्तमान कल्टीवेशन लेवल क्या है? तुम भौहें सिकोड़ते हो, तुरंत अपनी लाइटनिंग वाली लंबी तलवार निकालते हो और बस हाथ का हल्का सा वार करते हो। अगले ही पल जमीन पर एक गहरी दरार बन जाती है। ये शक्ति देखकर वहां मौजूद सभी लोग सांस रोक लेते हैं। बूढ़ा टॉइस्ट भी स्तब्ध रह जाता है। इस व्यक्ति की शक्ति सच में डरावनी है। तुम शांत आवाज में कहते हो, अब शायद आप बता सकते हैं कि यह चीज क्या है? बूढ़ा टॉइस्ट खुद को संभाल कर जवाब देता है, यह जायंट स्प्रिट फॉर्मेशन है। इसका तरीका मेरे परिवार में पीढ़ियों से चले आ रहे एक टॉइस्ट बुक से आया है। मैंने उस किताब के अनुसार साधना की, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ, इसलिए मैंने लगभग हार मान ली थी। लेकिन 1 महीने पहले मंदिर के अंदर का एक सूखा पेड़ अचानक जीवित होने लगा। मैंने उसे छुआ और उसी समय टना ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास किया। तभी पहली बार स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे शरीर में प्रवेश कर गई और मैं कल्टीवेटर बन गया। लेकिन उसके बाद वह पेड़ फिर से सूख गया, इसलिए मेरे इन दोनों शिष्यों को वह मौका नहीं मिला। तभी तुम उसे रोक कर पूछते हो, 1 मिनट, अगर ऐसा है तो आपके दोनों शिष्य अभी भी शुरुआती स्तर पर ही क्यों हैं? बूढ़ा टाओइस्ट मुस्कुराकर कहता है, लगभग आधे महीने पहले मेट्रो केस की जांच के दौरान यहाँ कुछ खास पाया गया था। एक एनर्जी डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट यहाँ लाया गया और मंदिर तेज रोशनी से चमक उठा। उसके बाद मंदिर को तुरंत सील कर दिया गया। मैंने इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को सब सच बता दिया और उन्होंने 2 कीमती पिल्स के बदले मेरी टोइस्ट बुक की कॉपी ले ली। उन्हीं 2 पिल्स की वजह से मेरे दोनों शिष्य, जिनकी प्रतिभा साधारण है, कल्टीवेशन के रास्ते पर आ सके। ये सुनकर तुम सच में हैरान हो जाते हो। ऊपरी अधिकारियों के पास सच में संसाधनों की कमी नहीं है। ऐसी पिल जो आम इंसान को स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करने दे, ये तो अनमोल खजाना है। तुम बूढ़े टॉइस्ट को सम्मान से हाथ जोड़कर कहते हो, मेरी कोई बुरी मंशा नहीं है, मैं बस इस जायंट स्पिरिट फॉर्मेशन को ध्यान से देखना चाहता हूँ। बूढ़ा टॉइस्ट सिर हिलाकर कहता है, जरूर, लेकिन कृपया इसे ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए। तुम सावधानी से एक पत्थर को छूते हो। तुरंत सिस्टम की आवाज आती है, रेयर मटेरियल डिस्कवर्ड, स्पिरिट स्टोन फॉर्मेशन डिस्कवर्ड, जायंट स्पिरिट फॉर्मेशन। फिर तुम फॉर्मेशन के बीच में जाते हो और उस पत्थर को छूते हो जो बाकी से अलग दिख रहा था। सिस्टम फिर बताता है, प्रेशियस मटेरियल डिस्कवर्ड, स्टेलर स्टोन। यह सुनकर तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। एक ही बार में तुम्हारे कोडेक्स में 3 नई एंट्रीज जुड़ गई हैं और उनमें से एक प्रेशियस आइटम भी है। ये सोचकर तुम तुरंत कोडेक्स खोलकर देखने लगते हो। स्पिरिट स्टोन ये एक आवश्यक माध्यम है जिसका उपयोग कल्टीवेटर्स स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करने और अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए करते हैं। स्टेलर स्टोन ये एक उल्का पिंड से बनी हुई पत्थर है जिसमें तारों की शक्ति समाई होती है। ये न केवल कल्टीवेशन की एफिशिएंसी को बहुत बढ़ा देती है, बल्कि हाई लेवल मैजिकल आर्टिफैक्ट्स और स्पिरिचुअल ट्रेजर्स बनाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण मटेरियल है। जायंट स्पिरिट फॉर्मेशन ये एक बेसिक कल्टीवेशन फॉर्मेशन है जो प्रकृति की स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचकर एक ऐसा स्थान बनाती है जहां एनर्जी बहुत अधिक कंसंट्रेटेड हो जाती है। उसी समय बूढ़ा टाओइस्ट तुम्हें गहरी सोच में डूबा हुआ देखता है और मन ही मन सोचता है, उम्मीद है कि यह मुझे मारकर सब कुछ लूटने का इरादा नहीं रखता। नहीं, वह ऐसा नहीं करेगा। आखिर मैंने टॉइस्ट बुक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को सौंप दी है, मेरे पास कुछ प्रोटेक्शन तो है। लेकिन उसे क्या पता कि तुम तो बस सिस्टम के कोडेक्स रिवॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। सिस्टम तुरंत बताता है, इंडेक्स एक्सट्रैक्शन टाइप 0, स्ट्रेंथ +2, स्टेलर इंडेक्स एक्सट्रैक्शन स्ट्रेंथ +3। अगले ही पल तुम्हारी स्ट्रेंथ 10 से सीधे 15 पॉइंट्स तक पहुंच जाती है और तुम्हारी ताकत अचानक बहुत बढ़ जाती है। तभी सिस्टम की एक और नोटिफिकेशन आती है, 3 एनर्जी एट्रीब्यूट पाथ्स एक्टिवेट हो चुके हैं। एनर्जी एट्रीब्यूट पाथ इफेक्ट एक्टिवेटेड। दूसरे ने एनर्जी पाथ पर 1% एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया है। अब किए गए डैमेज का 1% सीधे टारगेट की डिफेंस को इग्नोर करेगा। यह सुनकर तुम दंग रह जाते हो, अरे वाह, ये तो प्योर डैमेज है। सच में जैकपॉट लग गया। अब जब तुम उस बूढ़े टॉइस्ट को देखते हो तो तुम्हारी आंखों में एक निखाने एक नई चमक आ जाती है। तुम मन ही मन सोचते हो, यह बूढ़ा तो सच में ब्लेसिंग है। उधर बूढ़ा टॉइस्ट तुम्हारी नजर देखकर घबरा जाता है। उम्मीद है ये नजर मेरे लिए नहीं है, मैं इन सब चीजों के लिए बहुत बूढ़ा हूं। आखिर ये सोच क्या रहा है? तभी तुम उसकी सोच को तोड़ते हुए पूछते हो, आपने जायंट स्पिरिट फॉर्मेशन यहां क्यों लगाई?
इसे सीधे किन्सन टेम्पल में लगाना आसान नहीं होता। बूढ़ा टॉइस्ट जवाब देता है, असल में हम सांप को बिल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात आधी रात को एक बुजुर्ग दंपत्ति मंदिर आए। बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका भतीजा गायब हो गया है और जिन मुर्गियों को वह पालता था वे सभी 7 छिद्रों से खून बहते हुए मर गई। वे उसे ढूंढने जंगल के अंदर गए थे, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी, कभी हंसी, कभी रोने की आवाज। डरकर वे तुरंत मंदिर भागे और मुझसे मदद मांगी, इसलिए हमने यहाँ जायंट स्पिरिट फॉर्मेशन लगाई है ताकि उस चीज को बाहर निकाल सके। यह सुनते ही तुम्हें तुरंत वही अफवाहें याद आ जाती हैं जो तुमने सुनी थी। लगता है सच में यहाँ कुछ हुआ है। बूढ़ा टायोस्ट आगे कहता है, आज सुबह मैंने यह मामला इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को भी बता दिया है। जल्दी ही स्पिरिचुअल ओनरा एसोसिएशन के लोग हमारी मदद के लिए पहुंचने वाले हैं। तुम मुस्कुराते हो तो फिर हम सब मिलकर इंतजार करते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि वेस्ट ओल्ड फॉरेस्ट में आखिर क्या छिपा है। इसके बाद बूढ़ा टाओइस्ट और उसके दोनों शिष्य पालथी मारकर ध्यान लगाने लगते हैं। उधर तुम फोन निकालकर गेम खेलने लगते हो, लेकिन खेल खत्म भी नहीं हुआ था कि अचानक तुम्हें महसूस होता है कि बूढ़े टॉइस्ट के शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली स्पिरिचुअल ऑनरा फैलने लगी है। तुम हैरान होकर सोचते हो, इसने अभी अभी की मास्टरी के दूसरे लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। यह बूढ़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ब्रेक थ्रू के बाद वह उठता है और तुम्हें प्रणाम करता है। सर, आपके मार्गदर्शन से मुझे बहुत ज्ञान मिला। आपकी वजह से ही मैं ची मास्टरी के दूसरे स्तर तक पहुंच पाया। तुम हाथ हिलाकर कहते हो, मास्टर, इतना विनम्र मत बनिए, यह आपके कठिन अभ्यास का फल है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। तभी दूर से 3 आकृतियां दिखाई देती हैं। उनमें से एक आगे बढ़कर कहता है, मेरा नाम च्याओ है। मैं स्पिरिचुअल ओरा एसोसिएशन की टीम का लीडर हूं और इस मिशन के लिए भेजा गया हूं। मास्टर, चलिए अब चलते हैं। रात का इंतजार करना ठीक नहीं होगा। च्याओ ने जल्दी ही आकलन कर लिया कि इस समूह में सिर्फ बूढ़े टॉइस्ट का लेवल थोड़ा ठीक है। बाकी लोग भले ही ची मास्टरी के पहले स्तर पर हों, लेकिन उसे लगता है कि असली लड़ाई में वह उन सबको आसानी से हरा सकता है। फिर भी क्योंकि ऊपर से कोऑपरेशन का आदेश था, वह ज्यादा घमंडी बनने की हिम्मत नहीं करता। जहां तक तुम्हारी बात है, च्याओ हान ने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर में तुम जैसे 18 साल के लड़के को वह 100 लोगों में भी हरा सकता है। जैसे जैसे समूह जंगल के अंदर बढ़ता है, आसपास का माहौल और अंधेरा होता जाता है। च्याओ हान भौहें सिकोड़कर कहता है, यहाँ का माहौल अजीब है, सब लोग सावधान रहो। तुम अपना फोन उठाकर देखते हो, जैसा उम्मीद था यहाँ नेटवर्क नहीं है। अचानक एक तेज हवा चलती है जिसमें घना काला कोहरा खुला हुआ है। तुम्हारे कानों में भनभनाहट होने लगती है। तभी सिस्टम अलर्ट देता है, वार्निंग, सामने अत्यधिक घनी ब्लैक मिस्ट है, एक्सट्रीम डेंजर जोन, किसी भी हालत में आगे मत बढ़ो, सर्वाइवल रेट 0। तुम कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हो। ऐसा डेथ वार्निंग पहले भी मेट्रो स्टेशन में आया था और आखिर में वह तो बस मच्छर निकले। तुम सोचते हो, देखते हैं इस बार ब्लैक मिस्ट किस प्रकार की है, 9 बड़ी श्रेणियों में से कौन सी। तभी अचानक उस धुंध के अंदर से एक तीखी चीख सुनाई देती है। च्याओ हन घबराकर आगे इशारा करता है। वह क्या चीज है? धुंध के भीतर से कई धुंधली काली परछाइयां तेजी से उनकी ओर बढ़ती हैं। सब तुरंत कॉम्बैट पोजीशन में आ जाते हैं। कुछ ही सेकंड में वे परछाइयां उनके ऊपर आ पहुंचती हैं। च्याओ हान चिल्लाता है, ये तो चमगादड़ हैं। इतना कहते ही उसके शरीर से पीली रोशनी फूटती है और वह बिजली की तरह तेज मुक्का मारता है। सबसे आगे वाली राक्षसी चमगादड़ उसी पल मर जाती है। तुम चुपचाप हस्तक्षेप करने का विचार छोड़ देते हो और मन ही मन सोचते हो, इस च्याओ हान की टेक्निक काफी दिलचस्प है। उसी समय बूढ़ा टाओइस्ट भी हरकत में आ जाता है। उसकी लकड़ी की तलवार हवा में घूमती है और च्याओ हान के हमले के साथ तालमेल बनाकर कुछ ही पलों में बाकी चमगादड़ों को भी खत्म कर देती है। च्याओ हान आश्चर्य से बूढ़े टाओइस्ट को देखता है। इस बूढ़े की ताकत सच में खतरनाक है। शायद यह ची ट्रेनिंग रेल्म के दूसरे स्तर तक पहुंच चुका है। इसी बीच तुम मौका देखकर एक मरी हुई चमगादड़ को छूते हो। सिस्टम तुरंत बताता है, आइडेंटिफिकेशन, ट्वाइलाइट क्रीचर। ट्वाइलाइट क्रीचर ये लॉस्ट सोल्स एंटिटी से पैदा हुई एक दुष्ट रचना है। इसके पास बेहद तेज जबड़े और घातक जहर होता है। ये आमतौर पर झुंड में रहती है, लेकिन तेज रोशनी से बहुत डरती है। यह जानकारी पढ़कर तुम भौहें सिकोड़ लेते हो। जैसा मैंने सोचा था, यह भी लॉस्ट सोल्स एंटिटी का ही काम है। लेकिन तुम्हें सोचने का ज्यादा समय नहीं मिलता, क्योंकि तभी च्याओ हान घबराकर चिल्लाता है, हे भगवान, ये इतने ज्यादा कैसे हो सकते हैं? पता ही नहीं चला कब सामने का आसमान पूरी तरह चमगादड़ों की एक विशाल सेना से ढक गया था। हजारों हजार डेमोनिक
चमगादड़ हवा में मंडरा रही थी और माहौल दम घोंटने वाला हो गया था। बूढ़े टॉयस्ट का चेहरा पीला पड़ जाता है। भले ही वह ची कंडेंसेशन के दूसरे स्तर तक पहुंच चुका था, लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर्स के सामने वह बस मौत की तरफ दौड़ रहा था। घबराकर वह तुम्हारी तरफ मुड़ता है। सर, यह देखकर चाओहन पूरी तरह दंग रह जाता है। एक सेकंड लेवल एक्सपर्ट इतना विनम्र कैसे हो सकता है? क्या यह लड़का तीसरे स्तर तक पहुंच चुका है? यह कैसे संभव है? इसकी उम्र ही कितनी है? लेकिन उसी समय तुम हल्की मुस्कान के साथ कहते हो, इतनी बड़ी संख्या में इविल क्रीचर्स और सब एक जगह इकट्ठा, तुम्हारी किस्मत सच में खराब है। अचानक तुम्हारे हाथ में बिजली से चमकती तलवार प्रकट होती है। अगले ही पल तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी विस्फोट की तरह फूट पड़ती है। तुम्हारा रूप ऐसा लग रहा था जैसे कोई थंडर गॉड धरती पर उतर आया हो। तुम्हारी ऑरा इतनी दबावपूर्ण थी कि सामने की चमगादड़ों की सेना एक पल के लिए जम सी गई। चाओहन यह देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। स्पिरिचुअल एनर्जी तो अभी अभी दुनिया में लौटी है, फिर इतनी भयानक शक्ति कैसे मौजूद हो सकती है? लेकिन तुम किसी की हैरानी पर ध्यान नहीं देते। तुम अचानक अपनी तलवार की धार पर खून की एक धार उगल देते हो, फिर तलवार उठाकर गरजते हो, मेरे खून की शपथ, मैं बिजली को बुलाता हूं ताकि मेरे सामने की सारी अंधकार को नष्ट कर दे। ये वही अल्टीमेट टेक्निक थी जो तुम्हें थंडर बीस्ट को मारने के बाद मिली थी, हेवनली थंडर पनिशमेंट। जैसे ही टेक्निक एक्टिवेट होती है, आसमान में काले बादल तेजी से इकट्ठा होने लगते हैं। एक भयानक गर्जना होती है और अनगिनत बिजली की धाराएं चांदी के ड्रैगन की तरह आकाश में नाचने लगती है। अगले ही पल आसमान चमक उठता है और कुछ ही सांसों के भीतर वह सारी चमगादड़ें बिजली की मार से राख बन जाती हैं। तुम्हारे पीछे खड़े बाकी लोग बिल्कुल पीले पड़ चुके थे। तुम अपनी तलवार वापस समेट लेते हो और सीधे खड़े होकर हल्का सा हंसते हो। ठीक है, खतरा टल गया। अफसोस कि मैं अभी एक और स्पेल नहीं चला सकता, हमें किसी और दिन वापस आना होगा। बाकी सब लोग बिना कुछ बोले तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ते हैं। टीम लीडर गहरी सांस लेकर कहता है, मेरी मौजूदा ताकत के साथ शायद मैं उस बूढ़ी औरत के भतीजे को अभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। पहले मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी, फिर वापस आकर खोजूंगा। ये जगह सच में अजीब है और मुझे एक बुरा एहसास भी हो रहा है। फिलहाल यहाँ से जाना ही सही फैसला है। जल्द ही पूरा समूह जंगल छोड़ देता है। तुम भी अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ते हो ताकि घर लौट सको, लेकिन अचानक निंगजिंग तुम्हें आवाज देती है। तुम हैरान होकर उसकी तरफ देखते हो। उसका चेहरा पूरा लाल हो रखा था। इसे बुखार है क्या? निंगजिंग का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। वह झिझकते हुए कहती है, सर, इतनी रात हो गई है और जोंगजोंग में मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। क्या मैं आज रात आपके घर रुक सकती हूँ? वह भले ही यह बात जोर से कहती है, लेकिन उसके दिमाग में दो आवाजें लड़ रही थी। निंगजिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? दूसरी आवाज कहती है, चुप रहो, इतना अद्भुत इंसान रोज नहीं मिलता। यह मौका हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर पछताओगी। आखिर दोनों आवाजें उसके दिमाग में पूरी तरह गड़बड़ा जाती हैं, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम सीधे सिर हिलाकर मना कर दोगे। निंगजिंग वहीं हैरान खड़ी रह जाती है। इसने इतनी साफ मना कैसे कर दिया? कितनी शर्म की बात है। तभी जैसे किसी अनजानी ताकत से मजबूर होकर वह फिर बोल पड़ती है, मैं मुफ्त में नहीं रुकूंगी, मैं आपको पैसे दूंगी, 10,000 युआन, ठीक है? जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, उसे तुरंत पछतावा होने लगता है। गई भैंस पानी में, इतना ताकतवर आदमी क्या पैसों के लिए परेशान होगा? मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। लेकिन उसे क्या पता, ये सुनते ही तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। भले ही तुम्हें 1 मिलियन युएन की रिवॉर्ड मिली थी, लेकिन तुमने सब विला खरीदने में खर्च कर दिए थे। इस समय तुम अभी भी लगभग कंगाल ही थे। ये 10,000 युएन सच में सही समय पर आए थे। यह सोचकर तुम गंभीर चेहरा बनाकर कहते हो, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे जैसी अकेली लड़की को कहीं परेशानी ना हो जाए। चलो बैठो। निंगजिंग खुशी से उछल पड़ती है। सच में ये तो कमाल है। धन्यवाद बॉस,